जुड़े। गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल बेटा? आवाज आ रही है? यस सर। ओके बेटा। लास्ट क्लास बेटा हमने स्टार्ट किया था वैंडरवॉल फोर्सेस के बारे में। हमने सीखा था ये काफी वीक फोर्सेस होती हैं और ये डिपेंड करती हैं बेटा एरिया के ऊपर। जितना बेटा मेरे पास एरिया ज्यादा होगा। जी जी यस। सर एक बार जो आपने पहले वो बताई थी ना वंडरवॉल के टाइप्स, वो दोबारा बता दोगे एक बार, कल जो आपने परसों कराए थे। एक बार रिपीट करना बेटा, आपकी आवाज बीच में कट हो गई थी। सर मैं कह रही हूँ कल आपने जो वंडरवॉल फोर्सेस के टाइप कराए थे वो थोड़े से ब्रीफ कर दो दोबारा, समझ नहीं आया था। बेटा एक तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है। डाइपोल प्रेजेंट होगा पहले से, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका नेगेटिव पार्ट एक डाइपोल का दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव के पार्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा। यस और नो? मान लो बेटा एक डाइपोल मॉलिक्यूल यस प्रेजेंट, सर। डाइपोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बेटा। इस डाइपोल के पास कोई आयन आ गया मेरे पास, तो आयन इस डाइपोल के साथ इंटरेक्शन करेगा, उसे आयन डाइपोल बोल देता हूँ। ठीक है। मान लो बेटा एक परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल, एक परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर बेटा मेरे पास कोई डाइपोल मॉलिक्यूल, ये है मेरे पास डाइपोल। इस डाइपोल में बेटा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल HCl। तो देखो बेटा अगर ये HCl मेरे पास डाइपोल है तो यहाँ पर एक एंड में पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे में नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस मॉलिक्यूल में जो पहले क्या था बेटा, नॉन पोलर, इसके अंदर भी पोलैरिटी आ गई, क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बस तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी HCl के अंदर पहले से परमानेंट डाइपोल मोमेंट था, इसमें जो Cl नेगेटिव था इसने Cl2 में से जो इलेक्ट्रॉन थे या नेगेटिव चार्ज ने Cl2 के अंदर बेटा जो पॉजिटिव चार्ज था उसको अपनी तरफ खींचा। तो बेटा
अब जो Cl2 क्या था, नॉन पोलर, इसके अंदर भी पोलैरिटी क्या हो चुकी है, इंड्यूस हो चुकी है, जब तक ये इसके पास रहेगा। तो इसको बोल देते हैं बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ओके और सर। ये बेटा हो जाता है मेरे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, ये होता है बेटा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मान के चलते हैं बेटा कि Cl2 मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, साइज बहुत बड़ा है। आपको लग रहा होगा कि बेटा Cl2 के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही पोजीशन पर रहते हैं। मान के चलो बेटा कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये Cl2 बेटा जो मॉलिक्यूल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए और पॉजिटिव चार्ज फिर दूसरी तरफ आ गया, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा घूमते रहते हैं। मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल के एक साइड ज्यादा हो गई, उसी इंस्टेंट पे ये जो साइड वाला मॉलिक्यूल है ना बेटा, साइड वाले मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे इसके अंदर मान लो कोई मेरे पास डाइपोल था, सॉरी मेरे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, उसके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल आएगा। जैसे इसके अंदर डाइपोल आया तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसने क्या किया, साइड वाले मॉलिक्यूल के अंदर फिर एक डाइपोल को क्या कर दिया, इंड्यूस्ड कर दिया। यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इस केस को क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। पहले वाले केस को इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने क्या किया, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल को इंड्यूस कर दिया। तो बेटा इसको क्या बोलता हूँ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर? ओके सर। सर मतलब अगर ये मतलब इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल और पुराने वाले में फर्क क्या हुआ? क्योंकि पहले वाले में बेटा किसी एक डाइपोल ने, जो परमानेंट डाइपोल ने इसके अंदर इंड्यूस डाइपोल किया था। अब की बार किसी परमानेंट डाइपोल ने नहीं किया, इसके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। यानी वैसे तो नॉन पोलर है ये, लेकिन मान लो किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में के लिए बेटा इसके अंदर चार्जेस का क्या हो गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गए। अब ये जो बेटा साइड वाले मॉलिक्यूल को डाइपोल इंड्यूस करता है उसे बोलता हूँ इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ओके सर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था बेटा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये तो आ गया था समझ। जी, ये आ गया था समझ। ओके, ठीक है, चलिए। अब बेटा देखो अगेन, मैंने पहले बताया था फोर्सेस जनरली दो टाइप के हम देखते हैं, केमिकल एंड फिजिकल। ठीक है, फिजिकल कह लो या वीक कह लो बेटा, केमिकल यानी थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये थोड़े वीक होते हैं। एच बॉन्डिंग और वैंडरवाल फोर्सेस, वैंडरवाल फोर्सेस बेटा हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, इसकी हमने एप्लीकेशन देखनी है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होता है बेटा, वैंडरवाल फोर्स का ही एक पर्टिकुलर पार्ट होता है। अभी देखेंगे आगे इसका मीनिंग क्या होता है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इससे बेटा क्वेश्चन आते हैं सीधा। अब देखो बेटा, ये जो इंटरेक्शन होती है ना, टाइप ऑफ इंटरेक्शन या बॉन्ड्स, ये आपको पता है कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे आपने देखा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दो टू पार्टिकल्स, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय 1/r, Q1 Q2 बाय r, पोटेंशियल एनर्जी में आपने पढ़ा होगा एक। ठीक है, काफी फैक्टर होते हैं ऐसे बेटा। इसका ऐसा रीजन तो कुछ नहीं है बेटा, लेकिन ये आपको याद रखना है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। यानी जितना बेटा उसके बीच में डिस्टेंस कम होगा, उतना ही आयनिक बॉन्ड मेरा ज्यादा। आयन डाइपोल बेटा, जो मैंने आपको समझाया था कि मान लो एक Na+ है, मान लो बेटा यहाँ पर एक Na+ है, ठीक है, उसने एक डाइपोल यानी HCl के साथ क्या किया बेटा, इंटरेक्शन शो की, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये Na+ बेटा मेरा कौन से साइड से करेगा, ये जो Cl- है ना, इसके साथ इंटरेक्शन शो करता, इसको बोलता हूँ बेटा आयन डाइपोल। और ये डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है बेटा, 1/r²। डाइपोल डाइपोल, एक HCl दूसरे HCl के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है बेटा, 1/r³ के साथ। एक आयन क्या करेगा, डाइपोल इंड्यूस कर देगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इसी तरीके से मतलब बेटा मेरे पास Na+ है और यहाँ पर मैंने Cl2 ले लिया, तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज Cl2 के जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अपनी तरफ खींच के इसको जबरदस्ती डाइपोल बना देगा। वैसे डाइपोल नहीं है, लेकिन Na+ की प्रेजेंस में डाइपोल के जैसा काम करता है। बेटा ये कैसे फोर्स वेरी करता है, ये करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। और फाइनली जो सबसे लास्ट बताया था बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये जो मेन वैंडरवाल फोर्स है बताया था, ये हो जाता है बेटा 1/r⁶। r⁴ या 1/r⁵ आपको कभी नहीं मिलता, याद रखना। आयनिक बॉन्ड 1/r⁴, आयन डाइपोल 1/r⁴, डाइपोल डाइपोल 1/r⁴, और आयन इंड्यूस डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। देखो ये दो लास्ट के है ना, यहाँ पर इंड्यूस डाइपोल आता है, आयन इंड्यूस डाइपोल r⁴, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल 1/r⁶। ये बेटा आपको याद रखना है, इसका सच रीजन कुछ नहीं है, बट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं पर, राइट।
ओके सर। ठीक है, अगेन बेटा सर देखो, 1 मिनट पीछे करना। हाँ जी लिख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे आए हुए हैं बेटा इससे उठ के, कि इंड्यूस्ड आयन डाइपोल और आयन या इंड्यूस्ड डाइपोल किस तरीके से वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 raised to the power r to the power 4। डन सर। ओके, अब देखिए, दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है मेरा आयनिक बॉन्ड, देन मेटेलिक, देन कोवलेंट। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाले हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स फोर्सेस। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप की वैन डर वाल्स फोर्स ही है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होती है किससे बेटा, वैन डर वाल्स फोर्स से। याद रखना, इसको मैं आगे यूज करूंगा। ठीक है, चलिए हमने भी देख लिया। अब बेटा देखो एप्लीकेशन, जो हमने वैन डर वाल्स फोर्स पढ़ी है ना, उसकी एप्लीकेशन करते हैं। देखो बेटा, H2, D2 और T2। देखो, H क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन, D क्या होता है बेटा, ड्यूटेरियम, और T क्या होता है, ट्रीटियम। ये पता होगा आपको बेटा। यस सर। इनमें से बेटा बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब बेटा मेरे पास लिक्विड है, इसके अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हाँ जी बेटा, एक पूरा मेरे पास कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन लिक्विड के बीच में जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, उतना मुश्किल होगा ना बेटा इसको क्या करना, ब्रेक करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना। यस और नो। यस सर। यानी जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा मॉलिक्यूल के बीच में होंगी, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो देखो बेटा, H2, D2 और T2 के अंदर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बच्चों, वैंडरबॉल फोर्स। ये बताओ मुझे, सबसे ज्यादा वैंडरबॉल फोर्स किसके अंदर होगी बेटा, जिसका फोर्स ऑफ एरिया मतलब जिसका एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया। जिसका मास ज्यादा होगा। यही तो बताया था मैंने आपको, देखो याद है, अगर हाँ आपको सर। याद हो, जितना मोलर मास होगा, साइज होगा, सरफेस एरिया होगा, तो इनमें बेटा सबसे ज्यादा मास किसका होगा बताओ, ट्रीटियम ट्रिटियम का। का। हाँ तो ट्रीटियम। यस। बेटा, मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बेटा क्या होगा, इसी ऑर्डर में होगा आपके पास। क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस WD जो भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर। यस सर। ठीक है, चलिए देखो, बड़े सिंपल एप्लीकेशन है। अगेन यहाँ पर देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF, HCl, HBr, HI, सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा बताओ, खुद HI। देखिए। HI का नहीं होगा। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है मेरे पास, अब बिल्कुल आपने सही बोला, आपको लगेगा HI, लेकिन बेटा यहाँ पर ऑर्डर नहीं होता। बताता हूँ आपको क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। क्या मैंने आगे बता रखा है वो, एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर सेकंड, हैव आई टॉट यू। ठीक है, चलिए बेटा इसको ना अभी आपको बताता हूँ। इसका मेन रीजन होता है बेटा एच बॉन्डिंग का। ठीक है, अभी क्लियर कर देता हूँ ये बात, इसको थोड़ी वेट कीजिए आप। इसके लिए एच बॉन्डिंग हो जाता है। ठीक है, देखो वैसे तो HI का होना चाहिए, HBr का। आपने देखा कि HF, HCl, HBr, HI में सबसे ज्यादा किसका बेटा मास होगा, HI का। आपने सबसे ज्यादा इसका क्या लिखा, बॉइलिंग पॉइंट, देन HBr, देन HCl, देन HF। लेकिन बेटा HF के अंदर क्या बेटा, HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डर वाल फोर्स को डोमिनेट कर देती है। अभी मैं इसको अच्छे से आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये मैंने पहले क्वेश्चन करा दिया होगा शायद। ठीक है, अभी आपको इसको अच्छे से बताता हूँ क्या। देखो अगेन सेम चीज है, एप्लीकेशन ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। मोलर मास ज्यादा, तो बेटा इसका क्या होगा, मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा T2 का। बेटा SO3 और SO2 में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, SO3 का होगा। अगेन क्योंकि बेटा यहाँ पर इसका मोलर मास क्या हो जाता है बेटा, ग्रेटर देन ज्यादा। इसका। यस, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी तो बोल सकते हैं कि SO3 का ज्यादा होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन आप बेटा ज्यादा प्रायोरिटी देना मोलर मास को। आपका मोलर मास से मैक्सिमम क्वेश्चन ओके हो सर। जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बेटा देखो, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्रिस्टल कब बनता है मेरे पास, सॉलिड में। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता। बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ डिपेंड करता है किसके अंदर, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। लेकिन बेटा अगर आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, तो पहले सॉलिड में है, तो बेटा ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड पैकिंग। पैकिंग कैसे बेटा, मेरे पास मॉलिक्यूल पैक किस तरीके से हो रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे, मॉलिक्यूल बेटा पास पास है ना, तो उनके बीच की पैकिंग किस तरीके की है, वो डिसाइड करता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट को। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि मेल्टिंग पॉइंट, एक मेरे पास कोई 6 कार्बन का आइटम है, मॉलिक्यूल है, एक 7 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो बताओ बेटा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा। 6 का। हाँ ये तो मैंने लिखे रखा है खैर यहाँ पे, बट हमेशा याद रखना बेटा,
मेल्टिंग पॉइंट इवन कार्बन वाले का हमेशा ज्यादा मिलेगा देन ओड कार्बन से। अगेन आप बेटा कार्बन 1 को कार्बन, या फिर मैं अगर आपसे बोलूं कार्बन 13 को कार्बन 6 से कंपेयर नहीं कर सकते, कार्बन 6 को कार्बन 7 से कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल जस्ट एडजेसेंट से। कंपैरिजन में ध्यान रखना, क्योंकि बेटा अगर बहुत ज्यादा कार्बन का डिफरेंस हुआ तो फिर अदर फैक्टर्स भी आ जाएंगे। यानी 6 को 7 से कंपेयर करेंगे तो हमेशा मेल्टिंग पॉइंट 6 कार्बन का ज्यादा मिलेगा देन 7 से, ठीक है। सर हाँ जी, सर लेकिन जो कार्बन 7 जहाँ पे होंगे वहां पे तो मतलब वो ज्यादा पैक नहीं होंगे, फिर वो मेल्ट करने हाँ से मतलब नहीं जल्दी नहीं नहीं नहीं, निकलेंगे। ज्यादा नहीं होंगे बेटा, यही प्रॉब्लम है। मैं अभी आपको बताता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड। ये नेक्स्ट स्लाइड मैंने सोल्व कर रखा है, इसका मीनिंग क्या है याद रखना कि कार्बन डिफरेंस शुड बी 1, यानी ओड कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट लेस देन होता है देन इवन कार्बन, अगर दोनों में कार्बन का डिफरेंस 1 है, यानी 6 7 7 8 इस तरीके से। देखो बेटा हाइड्रोकार्बन आपने अभी तक ऐसे लिखे होंगे CH3 CH2 CH2 CH3, यस और नो? यस सर। Yes, sir. लेकिन बेटा ऐसे नहीं होता एक्चुअली में। आपने ये बॉन्ड नोटेशन करी है बेटा, ये वाली बॉन्ड नोटेशन आपने की है? Yes, sir. हाँ बेटा ये कार्बन टेट्राहेड्रल होते हैं धान से, यानी बेटा देखो ये जो कार्बन है ना, इसके 2 यहाँ पर हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। हर कार्बन टेट्राहेड्रल होता है बेटा, कार्बन कभी स्ट्रेट चेन में नहीं मिलेंगे आपको। कार्बन ऐसा हमेशा जिगजैग फॉर्म में होते हैं बेटा, हमेशा। एक कार्बन यहाँ पे, अगला कार्बन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, इस कार्बन के बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इस कार्बन के बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि टेट्राहेड्रल होता है ना बेटा कार्बन। स्टेक नंबर यस 4 है। सर। हाँ तो देखो बेटा अगर मैंने ये, क्योंकि क्या होता है बेटा मेरे पास ये हमेशा जिगजैग फॉर्म में रहते हैं, एक्चुअल में तो यही रहता है। तो C5H12 लिया मैंने बेटा। देखो C5H12 कैसे रहेगा बेटा, पहला जिगजैग फॉर्म में बनाया। अब देखो दूसरा जिगजैग फॉर्म जस्ट इसके नीचे भी हो सकता है, और पॉसिबिलिटी ये भी है बेटा कि ये कैसा हो, इसके बिल्कुल अपोजिट। लेकिन बेटा अगर मैंने C4 लिया 1 2 3 4, तो बेटा उसको देखो जिगजैग फॉर्म ऐसे, दूसरी जिगजैग फॉर्म में बेटा ऐसे ही रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही रहेगी। इसको अपोजिट भी कर दें बहुत कम चांस होता है बेटा। इसलिए बेटा जब भी मेरे पास क्या होता है, कार्बन 4 होते हैं, 6 होते हैं, इवन होते हैं, तो वहां पर बेटा पैकिंग एफिशिएंट हो जाती है। ओड वाले में अगर एक भी पैकिंग ऐसी आ गई ना बेटा, तो एक भी मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज हुआ ना, तो पैकिंग खराब हो जाती है, ठीक है। अब समझ में आया? यस सर। हाँ तो बेटा पैकिंग हमेशा इवन कार्बन की ज्यादा बेटर होगी सॉलिड में देन ओड कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, बस इतना याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा देखो जैसे हमने वैन डर वाल्स फोर्स पढ़ी ना बेटा, वैसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। ये है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे बेटा हमने डायपोल पढ़ा था, वैसे ही अगर बेटा मैं एक ऑक्सीजन ले लूं और एक हाइड्रोजन ले लूं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन बेटा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे बेटा डेल्टा पॉजिटिव। तो देखो अगर बेटा एक OH मैंने ऐसे लगाया, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसके एडजेसेंट बेटा अगर OH है, उसके हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होगी नहीं होगी बेटा? ओके सर। इसको बेटा बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे बेटा HF है मेरे पास, ठीक है, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे तो बेटा डेल्टा नेगेटिव बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इस फ्लोरीन के बीच में, एक मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के बीच में, उसके एडजेसेंट HF के साथ जो हाइड्रोजन है उसके बीच में बेटा इंटरेक्शन होगी, उसे बोला जाता है H बॉन्ड, ठीक है। और देखो इसके कुछ पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है कहाँ नहीं, इसके कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट बेटा, फॉर्म्ड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बेटा हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक हाइड्रोजन तो फिक्स हो गया, इसके साथ बेटा अगर मेरे पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बेटा जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा ना, तब भी मेरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। अदरवाइज बेटा हाइड्रोजन को अगर मैं कार्बन के साथ बॉन्ड कर दूं और आप सोचोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिले, बेटा वो नहीं होता, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के साथ ही हमें मिलती है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें नहीं देखने को, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना इस वाले केस के अंदर होता है। यस और नो? तो यस याद सर। रखना, जब भी हाइड्रोजन मेरा नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ अटैच हो, तब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही वीक बॉन्डिंग है बेटा। ये क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एनर्जी है ना, कोवलेंट बॉन्ड के 1/10 होती है। यानी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा बॉन्ड है, इसकी एनर्जी अगर 100 जूल है, तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बेटा जो H बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी हो जाएगी 10 जूल, 1/10 होती है, बस इतनी याद रख लेना, ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग
सेम सेम एटम होने चाहिए बेटा। ये नहीं कि आप यहाँ पर तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तो कोवेलेंट बॉन्ड ले रहे हो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले रहे हो नाइट्रोजन के साथ, नहीं बेटा सेम ही होना चाहिए तभी 1/10। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको पता ही है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। चलिए बेटा आगे चलो। सर हाँ जी, सर अगर वहाँ पे OH मतलब यहाँ पे हम OH को कंपेयर कर रहे थे तो हम OH NO को मतलब NH को कंपेयर कर सकते हैं। एंड हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, अभी वही टॉपिक है मेरा नेक्स्ट। OH और NH को कंपेयर करते हैं बेटा, लेकिन देखो उसमें ना मेरे को कोई सिग्निफिकेंट डाटा मिलता नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, ये मैंने नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हमेशा बॉन्डेड बेटा देखो सेम ही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और इन तीनों के बीच में मेरे पास डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटा। और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मैं एटम लेके आ गया और आपको बोलूं कि बेटा कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपको लगेगा कि ये वाला होगा फ्लोरीन, लेकिन नहीं बेटा। देखो अगर बेटा ये फ्लोरीन के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड होता तब तो मान सकता था कि बेटा इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, लेकिन बेटा अभी इस केस में क्या है, ये H के ऊपर प्लस तो सेम है, लेकिन फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन बेटा टाइटली बाउंड करके रखता है, ये इसके साथ शेयर नहीं करना चाहता। इसलिए बेटा थर्ड वाले केस में, नाइट्रोजन वाले केस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, देन सेकंड, देन फर्स्ट वाला, ठीक है। लेकिन यहीं पर बेटा अगर मैंने माइनस चार्ज ले आया, देखो इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन चलो समझने के लिए। देखो बेटा अगर मैं F माइनस O माइनस और N माइनस ले आया, आपने सुना होगा बेटा कि F इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा नहीं होती, यस और नो? यस फ्लोरीन सर। की होती है, क्योंकि अगर बेटा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया ना तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत होता है, क्योंकि साइज छोटा है, तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा नहीं होती। सेम केस में बेटा देखो ऑक्सीजन है, H है, अब F माइनस बेटा क्योंकि माइनस चार्ज आ चुका है ना, उस केस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा इस केस के, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए बेटा और देखो सर मैंने क्या सर किया, फिर तो फ्लोरीन और ज्यादा टाइटली बाउंड करके रखेगा, फिर कैसे हुई? F माइनस को नहीं बेटा, यही तो अपने गलती, यही तो गलती सोच रहे हैं हम, टाइटली बाउंड नहीं करता ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रॉन तो एफिनिटी मतलब एक बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन के आ जाने से रिपल्शन इंक्रीज हो जाएंगी? अरे बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा रखा है मैंने, अगर पढ़ लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो बहुत, इसकी टेंडेंसी तो सबसे ज्यादा गेन करने के लिए, अगर अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, इसका साइज छोटा होता है बेटा, तो छोटे साइज में एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होती है बेटा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करना चाहता है, तो यहाँ पर इतनी स्टेबल नहीं होता जितना F माइनस हम सोचते हैं कि F माइनस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये स्टेबल हो जाएगा नहीं बेटा। अगर किसी को डाउट है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लेना जाके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए और देखो बेटा मैंने FH के साथ किया, अब देखो बेटा, बेटा यहाँ पर फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है ना, ये काम का चीज है हमारे, तो देखो सबसे ज्यादा बेटा इसके हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस केस में आएगा, फ्लोरीन वाले केस में आएगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसे खींचेगा और डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा यहाँ जनरेट करेगा, तो इस केस में बेटा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी फर्स्ट केस के अंदर, देन सेकंड, देन थर्ड, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए बस सर हमें इतना हाँ जी, सर कल जो टेस्ट हुआ था उसमें ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आया था। ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, हाँ Br3O8 होगा ना बेटा, हाँ सर, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? उसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे बनाएंगे, Br डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, ऐसे बनेगा बेटा इसका स्ट्रक्चर, यस, ओके सर। ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है। ये एक्सक्यूज मी तो बड़ा सर, फेमस क्वेश्चन है, हाँ जी। सर हमें जो आप लुईस स्ट्रक्चर्स हैं वो भी करवाओगे? लुईस स्ट्रक्चर बेटा मैं करा दूंगा, बट लुईस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, लुईस स्ट्रक्चर में कुछ है ही नहीं बेटा, नाइट्रोजन लेता सर हूँ, एक लेता शीट हूँ, के अकॉर्डिंग एक वो पोलराइजेशन वाला टॉपिक भी और फजान्स रूल भी इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। फजान रूल बेटा आपको पहले मैंने उसी चैप्टर में करा दिया था पीरियोडिसिटी के अंदर, आप में से किसी ने पीरियोडिसिटी के लेक्चर अटेंड नहीं किए क्या मेरे? हाँ जी बेटा, किए हैं या नहीं किए? नो सर, हमारी हुई नहीं है पीरियोडिसिटी। सर अच्छा हमने हुई है। सर पीरियोडिसिटी नहीं आधी करी है। हुई है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर मैं लास्ट में करा दूंगा बेटा, जिन्होंने अगर अटेंड कर रखी है क्लास मेरी, तो मैंने वहां पर ओके पीरियोडिसिटी में ही कवर कर दिया था, फजान रूल क्या होता है, ठीक है। उसके बेसिस से मैंने बताया था कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा होता है, नहीं आपको लास्ट में बता देंगे फजान रूल क्या होता है, ठीक है। चलिए ओके सर।
अगेन देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप से होती है, सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पाई। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती बेटा, इसको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ये सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसकी ज्यादा कुछ एप्लीकेशन है। बता देता हूँ फिर भी बेटा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड के साथ करता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव। अब इसको बेटा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, तो इंटरेक्शन शो करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिर्फ इंटरेक्शन। जैसे बेटा देखो, ये हाइड्रोजन है, ओ के साथ है, ऑक्सीजन के साथ डेल्टा पॉजिटिव। अब बेंजीन के जो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना, वो इसको थोड़ा सा क्या करेगा, इंटरेक्शन शो करता है, तो इसको बेटा पाई हाइड्रोजन बॉन्ड बोलता हूँ। और इंट्रा, इंट्रा मतलब बेटा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंटर का मतलब बेटा क्या है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। इंटर स्कूल चैंपियनशिप सुना होगा आपने, मतलब एक स्कूल की दूसरे स्कूल के साथ चैंपियनशिप। तो बेटा इंटरवर्ड का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये। अब इनके बीच में अगेन ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन शो करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इंटर पाई बॉन्डिंग है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, उसे बोलते हैं बेटा इंट्रा पाई हाइड्रोजन। क्लियर? चलिए यस सर। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। हाइड्रोजन फ्लोराइड में ना, मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर, जैसे मैंने आपको एक केस बताया था, यहाँ पर बेटा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यस और नो? यस सर। हाँ बेटा, यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि HF ऐसा अकेला मॉलिक्यूल है बेटा कि H बॉन्डिंग लिक्विड फेज में भी शो करता है और गैसियस फेज में भी शो करता है। बाकी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं करते, बाकी मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर करते हैं, लिक्विड के अंदर करता है, लेकिन HF लिक्विड में भी करता है और गैसियस फेज में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो देखो इसका फर्क क्या पड़ता है बेटा, ये बताता हूँ, ठीक है? आगे आएगा इसकी एप्लीकेशन बेटा, आगे आएगी कि इसका फर्क क्या पड़ता है। क्या याद रख लो कि HF लिक्विड में भी करता है और वेपर में भी। H2O किसके अंदर करता है बेटा, सिर्फ लिक्विड के। अब देखो बेटा, आप बताओ कि H2O मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल, NH3 और ये ROR, ये तो होता ही नहीं, और H2S बेटा, H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते होंगे बेटा, बताओ? यहाँ पर आप देख सकते हो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, तो बेटा ये एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ करेगा और ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ करेगा। यहाँ पर कितने होने चाहिए बेटा, 4 होने चाहिए, सॉरी दो मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए एक मॉलिक्यूल ने, जब दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की, यस और नो? और सर लेकिन लोन पेयर भी तो होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है बेटा। देखो एक्चुअली में ये होता है, देखो एक मॉलिक्यूल है मैंने ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, तो बेटा ये हाइड्रोजन दूसरे H2O के मॉलिक्यूल के साथ करेगा, ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ करेगा, लेकिन किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ करता है। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ किया, ऐसे चलता रहता है बेटा। देखो पूरा नेटवर्क बन जाता है इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है? तो बेटा एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है बेटा, वाटर का 4। ये भी बेटा बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम। हाँ जी, यस सर। चलिए अब चलते हैं। ऐसे बेटा मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF, ये क्या करता है, एक मॉलिक्यूल ने, देखो इस हाइड्रोजन ने दूसरे के फ्लोरीन के साथ किया और इस फ्लोरीन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ किया, तो बेटा इसके हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 2 हो जाते सर फिर यहाँ पे हम इसके लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे? हैं। नहीं बेटा, नहीं इसके लोन पेयर कंसीडर नहीं करते बेटा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन के साथ ही, इसके लोन पेयर कंसीडर हम नहीं करते बेटा। इसका रीजन भी होता है, हाँ इसके सिर्फ फ्लोरीन हाइड्रोजन एक ही साथ करते हैं, इसको बेटा नहीं कंसीडर किया, क्योंकि बेटा ये NH3 होता है, अगेन नाइट्रोजन बेटा मेरे पास, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ठीक है? तो बेटा एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने करता है बेटा, NH3 में 4 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, ठीक है? चलिए बेटा जी अब आगे। हाइड्रो बेटा ये तो मेरे पास ROR है, यहाँ पर तो कोई ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन ही अटैच नहीं है, तो बेटा नो हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर बेटा देखो मैंने बताया था ये सल्फर के साथ H अटैच है, यहाँ पर 4 नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तभी होती है जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, यहाँ पर तो सल्फर के साथ अटैच है, इसलिए बेटा यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, 0 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? यस सर। चलिए बेटा अब चलते हैं, अब देखो। सर हाँ जी, सर C2 एग्जिस्ट करता है? C2, यस सर। C2 थ्योरेटिकल तो एग्जिस्ट करता है बेटा, MOT के बेसिस पे। ओके सर। ये क्वेश्चन कहाँ से आया एकदम पीछे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? नहीं सर, वो MOT का ही सोच रही थी मैं। अच्छा, चलिए देखो बेटा क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर अमंग CH4 NH3 H2 और NH4, आंसर मत देखना,
आप लोग क्या बेटा इनको देख के बोलना, देखो आपके हिसाब से क्या होगा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होनी चाहिए बेटा? HF के अंदर सबसे ज्यादा होती है, मैंने बताया था। HF। हाँ तो बेटा देखो HF सबसे यस ज्यादा, सर। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? HF का, देन H2 का, देन NH3 का, देन CH4 का, ये एक्सपेक्टेड है बेटा, HF H2 NH3 CH4। यस सर। लेकिन बेटा एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? वाटर का, देन HF। बाकी तो NH3 CH4 में सेम है, स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग है, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा वाटर से कम होता है। अब इसका देखो रीजन क्या, भी बताओ। मैंने भी आपको बताया था कि HF जो होता है ना बेटा, वो कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है बेटा? लिक्विड में एज वेल एज वेपर फेज में, लेकिन वाटर सिर्फ किस में करता है? लिक्विड फेज में। क्लियर? यस सर। चलिए अब देखो, मान लो बेटा मेरे पास ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एक HF दूसरे HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है बेटा। ऐसे बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। बॉइलिंग पॉइंट से मतलब क्या है? आप इसको हीट दोगे। हीट क्यों देते हो? ताकि बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए और मॉलिक्यूल वेपर फेज में चला जाए। यस और नो? यस सर। इसलिए तो हीट करते हो ना, यहाँ पे बेटा इसलिए हीट करते हो कि बेटा इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए और ये वेपर फेज में चला जाए। अब ये बेटा स्टो मेरा वेपर फेज में, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। अब जितनी आपको बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी, उतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। यस और नो? यस सर। अब देखो देखो यहाँ पे देखो, समझने वाली बात है बेटा। मैंने बताया था कि HF लिक्विड फेज में भी, ये बेटा यहाँ पर लिक्विड है और ये बेटा यहाँ पर वेपर। HF सर बेटा लिक्विड फेज में भी। हाँ जी, सर अगर हम वाटर को हीट करेंगे तब भी ऊपर जाकर तो वो H2O में ही एग्जिस्ट करेगा। हाँ हाँ फिर बिल्कुल H2 में हाइड्रोजन एग्जिस्ट बॉन्ड तो करेगा। तो नहीं हाइड्रोजन बेटा बॉन्ड तो हाइड्रोजन, टूटा ही नहीं। अरे बेटा ये H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी होता है। ये ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी है इसके साथ। ये हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी, ये इसको सोच रहे हो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड? हाँ जी, यस सर। अरे बेटा ये तो बॉन्ड है, तो ये तो यस बॉन्ड सर। सीधा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी है। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अब दूसरा मॉलिक्यूल के साथ बेटा यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगी ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये तो बेटा बॉन्ड ओके पेयर है ना, सर। सिंपल हो, ये तो ओवरलैपिंग हो चुकी है ऑर्बिटल की। दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा। एक जो ओके डेल्टा पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के डेल्टा नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन शो करता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा। क्लियर? ओके सर। हाँ देखो ये एक H2O है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर गया, ये रहा। बट देखो एक ऑक्सीजन या ये तो ये थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ब्लू वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा। ये ग्रीन वाले के साथ रेड वाले मॉलिक्यूल ने क्या किया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दी। कोई ओवरलैप नहीं हुआ, सिर्फ एक इंटरेक्शन हुई। तो देखो बेटा यहाँ पर मान लो बेटा आपको, मान लो मेरे पास HF के हाइड्रोजन बॉन्ड थे 10, ठीक है। आपने क्या किया बेटा, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बेटा ये जो HF है, इसमें सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो बेटा मेरा वेपर के अंदर भी कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। तो मतलब बेटा यहाँ पर 10 बॉन्ड थे, 10 में से आपने सिर्फ 2 ही तोड़े, 8 के 8 तो एज इट इज रह चुके। लेकिन यहाँ पर बेटा अगर 10 बॉन्ड थे ना, तो आपको 10 के 10 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे हीट देके। तो कहाँ पर बेटा आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, यहाँ पर या यहाँ पर? वाटर में H2O। या वाटर में देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको सारे हाइड्रोजन बॉन्ड, यू हैव टू मेक श्योर that each hydrogen bond is broken before it gets converted into vapor, ठीक है। बट here you don't need to do that, यहाँ पर कोई नीड नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर वेपर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, सारे आपको तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो not all hydrogen bond breaks, less energy required, less boiling point। यहाँ पर बेटा no hydrogen bond in vapor phase means all hydrogen bond breaks means more energy is required to break bond, more boiling। समझ में आया बेटा कि HF और H2O के अंदर H2O का बॉइलिंग पॉइंट डोमिनेट कर जाता है देन HF का बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा? ऐसा और नो? हाँ जी यस बेटा, सर। क्लियर? ठीक है, चलिए याद रख लेना बेटा, ये ट्रेंड सब इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये बेटा याद रखना बात। देखो अब बेटा देखो, एक होता है मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा कि आइस की डेंसिटी वाटर से, अपने जो लिक्विड वाटर से ज्यादा होती है कम होती है बेटा, बताओ? कम होती। कम होती। कम होती है, तभी तो बेटा अपने वो आइस तैरती है वाटर के ऊपर। या सुनो? यस सर। हाँ देखो बेटा ऐसा होता क्यों। और आपने ये भी सुना होगा बेटा कि उसकी जो मैक्सिमम होती है मेरे पास, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ऐसा होता है देखो बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। देखो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ आइस बेस्ड अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, आइस अडॉप्ट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब बेटा मेरे पास एक वाटर आइस है सिंपली,
देखो बेटा एक H2 का मॉलिक्यूल ये वाला, एक H2 का मॉलिक्यूल एक ये और एक मेरा पीछे की तरफ। तो बेटा कितने यूनिट है मेरे पास वाटर के? 5H2। और बेटा स्ट्रक्चर, ये टोटल स्ट्रक्चर कैसा है मेरे पास? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो बेटा आप देख सकते हो सर आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं ये सुनो बेटा, बीच में स्पेस खाली रह गया, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है? यस यस सर। सर। हाँ, बीच में बेटा खाली स्पेस रह गया ना इसके बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, बीच में कुछ स्पेस खाली बचा होगा। क्लियर? यस सर। बेटा देखो ये वाला स्पेस बीच में खाली है ना, एक तरीके से ये एक हाइड्रोजन है, ये पीछे वाला हाइड्रोजन है, बीच में स्पेस खाली रह जाता बेटा। बेटा इस खाली स्पेस की वजह से क्या हो जाता है, इसकी बेटा वॉल्यूम बढ़ जाती है और डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसलिए बेटा वाटर की आई स्ट्रक्चर वाटर कैसा होता है, एज ए रिजल्ट बेटा इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो देखो एट 4 डिग्री सेल्सियस all these 5H2 molecule are close and maximum density of water of H2 at 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, टेम्परेचर कम है, उस केस में बेटा वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास मैक्सिमम कहाँ रहते हैं बेटा, एक दूसरे के पास 4 डिग्री सेल्सियस पे। एक दूसरे के पास बेटा मैक्सिमम रहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे, उस केस में क्या होता है बेटा, पास रहेंगे, वॉल्यूम सबसे कम होगी तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। इस केस में 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। क्लियर, समझ में आया बेटा? एक्चुअल में ये रीजन होता है उसका भी, H बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा अगेन। देखो ड्यू टू एयर कैविटी, देखो बेटा बीच में एयर कैविटी रह जाती है ना, ड्यू टू एयर कैविटीज आइस बिकम लाइट वेट, दैट इज व्हाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या रहता है बेटा, वाटर के ऊपर फ्लोट कर। तो देखो स्नो, स्नो और आइस में क्या फर्क होता है बेटा, स्नो मेरे पास व्हाइट होती है, अब जाते ऊपर पहाड़ों में जाते हैं बेटा, ठीक है, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, वहां पे स्नो गिरती है, ये नहीं बोलते कि वहां पर आइस आ रही है, स्नो बोला जाता है बेटा, क्योंकि बेटा स्नो व्हाइट होती है और आइस मेरे पास ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसा क्यों बेटा, जो स्नो होती है ना उसके अंदर काफी और अलग अलग टाइप के भी क्या बेटा इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, इम्परफेक्ट क्रिस्टल रहता है, जबकि जो आइस है बेटा वो एक परफेक्ट क्रिस्टल बनता है। इम्परफेक्ट क्रिस्टल की वजह से बेटा उसकी डेंसिटी कम होती है, और बेटा जो आइस है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो। स्नो और आइस में अगर हम कंपेयर करें, एक काम की चीज नहीं है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ओले फिर आइस का फॉर्म है। हाँ बेटा वो भी आइस का फॉर्म है, लेकिन बेटा वो प्योर आइस नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहती है, कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस वगैरह। ठीक है, तभी बेटा, तभी तो बेटा क्या होता है, देखो वो छोटे छोटे फॉर्म में होता है ना, वो इतना अच्छा क्रिस्टल ही नहीं बनाता। आइस जो होती है, जो स्नो होती है बेटा, वो कैसी होती है मेरे मेरे पास, वो बहुत ही वीक क्रिस्टल होते हैं। अगर आप देखो उसको हाथ में लेंगे ना बेटा, उसके ऊपर हाथ लगाओगे वो इजीली क्या हो जाता है बेटा, सबका सब खत्म हो जाता है। क्लियर, क्योंकि उसके क्रिस्टल ही बहुत ही इम्परफेक्ट होते हैं, बहुत ही वीक क्रिस्टल होते हैं, बॉन्डिंग ही बड़ी वीक होती है, यहाँ पर फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना बेटा। देखो ये कुछ ऐसे मोलिक्यूल हैं, ये कुछ ऐसे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जहां पर बेटा जो अपने लिक्विड के ऊपर फ्लोट करते हैं, क्या करते हैं, अपने ही लिक्विड के ऊपर फ्लोट करते हैं। सब नहीं होते बेटा, यही होते हैं गैलियम, जर्मेनियम, बिस्मथ और H2O, आइस। दे एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, यानी फ्रीज करने पर बेटा वो एक्सपेंड कर जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है और डेंसिटी कम हो जाती है, और लाइक आइस दैट इज व्हाई दे डेंसिटी डिक्रीजेस एंड फ्लोट ऑन देयर लिक्विड, लेट फ्लोट ऑन देयर लिक्विड। यस और नो? यस ठीक सर। है, इसको याद कैसे रखना है, गागे भी, गा गे बी, H2O तो आपको याद ही होगा, गागे भी याद रख लेना बेटा। ये ऐसे सॉलिड होते हैं गागे भी और H2O, ये चार ऐसे एलिमेंट होते हैं बेटा, चार ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सपेंड हो जाते हैं फ्रीज, इसलिए इनको एक्सपेंडिंग सॉलिड भी बोलते हैं। एक्सपेंड हो जाते हैं, एक्सपेंड होने से मतलब डेंसिटी कम, तो बेटा फ्लोट करते हैं अपने लिए। ठीक है, चलिए सर अगर इनको अब हम देखो, दूसरे, जैसे अगर गैलियम है उसको हम अगर H2O पे लिखेंगे तो फिर वो हो जाएगा, मतलब फ्लोट करेगा या नहीं करेगा फिर? उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता बेटा, वो डिपेंड करता है किसके, वो डिपेंड करता है डेंसिटी किसकी कम होगी। गैलियम को वाटर के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ अपने लिक्विड के बारे में बात कर सकता हूँ बेटा। गैलियम है तो गैलियम ही के लिक्विड के ऊपर, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के ही लिक्विड के ऊपर। यस, ओके सर। इसको इसके 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 के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता बेटा कि गैलियम आपने लिया और अपने वाटर के ऊपर, वो तो बेटा डिपेंड करता है कि किसकी डेंसिटी कम या ज्यादा हो, वो अलग केस है। मतलब मैंने आयरन लिया, एक मैंने आयरन ले लिया, आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा लिया, और आयरन को बेटा मैंने मेल्ट कर दिया, तो मैं आयरन के टुकड़े को अगर आयरन के ऊपर डालूंगा ना, जो मेल्टेड आयरन है, ठीक है, तो बेटा वो उसके अंदर क्या बेटा क्या कर जाएगा, वो उसके अंदर सिंक कर जाएगा।
लेकिन ये क्या करते हैं बेटा, अपने ही लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर जाते हैं। क्लियर? ओके सर। चलिए बेटा, अब देखो मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा। देखो HF HCl HBr HI, ठीक है, मैंने यहाँ पर पूछा HF HCl HBr HI। मैंने पूछा कि इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। आपको लगेगा कि HI का सबसे ज्यादा, क्योंकि बेटा यहाँ पर वैंडरवाल्स और सबसे ज्यादा, देन HBr, देन HF, देन HH, देन HCl, देन HF। और सही बोला आपने, होना भी ऐसा चाहिए था। लेकिन बेटा HF के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। यस सर। तो बेटा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, HF का होगा। HF का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, लेकिन अपने बेटा जो हैलाइड्स हो जाते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा इसका ही होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डर वाल्स फोर्स से क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या बनेगा, HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बाकी बच्चे में क्या डोमिनेट करेगा बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पर क्या डोमिनेट करता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो इन तीनों वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे ज्यादा किसमें, आयोडीन। HI वाले। हाँ तो बेटा HI HB और HCl, ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सेम ट्रेंड गोज टू क्या बेटा, H2O, H2S, H2SC और H2 टेलुरियम। ये सब ऑक्सीजन के ग्रुप के, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। अगेन आपने सोचा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी आपको पता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा H2O में होती है, तो सबसे यस ज्यादा सर। बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, H2O का होगा। और इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, तो यहाँ पर क्या डोमिनेट करता है बेटा, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, टेलुरियम का, सेलेनियम का और सल्फर का। आया समझो बेटा कैसे ट्रेंड करना है, कैसे ट्रेंड आपको अरेंज करना है। यस यस सर। ठीक है बेटा, चलिए आगे। देखो अगेन बेटा, ये बेटा बहुत ही एक्सेप्शन वाला केस है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा NH3 हो गया, PH3, आर्सेनिक H3, एंटीमनी एंड बिस्मथ। यहाँ पर क्या है बेटा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है ना, बहुत ही अजीब ऑर्डर है। ऐसा क्यों, देखो NH3 के अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, और बेटा PH3 जो आर्सेनिक H3 है, यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्स होता है। लेकिन ये वैन डर वाल्स फोर्स बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होता है। और ये बेटा जो एंटीमनी और बिस्मथ होता है ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्स होता है। लेकिन इसका वैन डर वाल्स फोर्स है ना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी डोमिनेट कर जाता है। इस वाले केस में, नाइट्रोजन वाले केस। तो यहाँ पर बेटा सबसे ज्यादा किसका होगा मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट, बिस्मथ वाले का, देन एंटीमनी का, क्योंकि इन दोनों में साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ NH3 को भी क्या कर लेता है बेटा, डोमिनेट कर जाता है। ऐसे सिंपल है। देखो फ्लोरीन हो गया, मैंने पहले बताया था कि अगर HF के अंदर बेटा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन बेटा क्या हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, देन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के, सॉरी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन HF और HO जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो यहाँ पर बेटा जो वैन डर वाल्स फोर्स है ना इन दोनों का, वो डोमिनेट कर जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ NH3। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथ का, देन एंटीमनी का। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा NH3 की आती है, और इन दोनों का साइज छोटा है तो वैन डर वाल्स फोर्स कम है, तो बेटा यहाँ पर आर्सेनिक और PH3। बस NH3 ये लगाना है कि बीच में आ जाता है, बाकी सब तो सिंपल है। क्लियर, यस सर। इसमें याद रखना है। चलिए ठीक है। हाँ अब बेटा देखो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, वो आ जाता है बैक बॉन्डिंग का। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्या देखना है बेटा, आपको चेक करना होता है क्या, कि हाइब्रिडाइजेशन में कैसे बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि बोरोन है, ठीक है, बोरोन बेटा ट्राइगोनल प्लेनर होता है। एन एन NSiCH3 क्या हो जाता है बेटा, मेरे पास जो नाइट्रोजन है, अगर उसमें स्टेरिक नंबर निकालू तो यहाँ पर 4 आएगा, तो ये टेट्राहेड्रल हो जाता है। और अगर शेप की बात करूँ तो पिरामिडल हो जाती है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, कई केसेस में ये चेंज हो जाता है। अभी बताते हैं बेटा होता क्यों है ऐसा, किस तरीके से होता है। ठीक। बेटा कहीं आपके पास है ना मॉलिक्यूल आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिलते हैं, या फिर और भी रीजन होते हैं। बेसिकली बोले तो बेटा टू रिमूव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, बैक बॉन्डिंग विल टेक प्लेस। बैक बॉन्डिंग हो जाती है बेटा, और बैक बॉन्डिंग भी कौन सी, पाई बैक बॉन्डिंग। अब कंडीशन कौन कौन सी है, सबसे पहले बेटा किसी मॉलिक्यूल के अंदर है ना एक एटम या तो बेटा सेंट्रल एटम हो या साइड एटम, दोनों हो सकते हैं। सेंट्रल एटम या साइड एटम में से एक एटम किससे बिलोंग करेगा बच्चे, सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा। 2p होना चाहिए आपका, यानी आपके पास बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये तो आपका एक एटम होना ही होना चाहिए, चाहे सेंटर वाला हो चाहे साइड वाला। दूसरा, एक एटम के पास बेटा वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए बेटा, एंड अदर हैव, एंड लेता हूं बेटा मैं, एंड अदर हैव लोन पेयर। एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास लोन पेयर हो बेटा, तो क्या करेगा बेटा, मान लो मेरे पास कोई एटम है ए,
इसके पास बेटा यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल बच गई, इसके साथ बी अटैच है और बी के पास बेटा यहाँ पर लोन पेयर है। तो क्या करेगा बेटे, अगर ये एडजेसेंट है ना तो ये लोन पेयर बेटा यहाँ पर क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और मेरे पास कैसे क्या बना लेता है बेटा, डबल बॉन्ड बना लेता है। इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलता हूँ बेटा मैं, बैक बॉन्डिंग बोलता हूँ। आया समझ में बेटा बैक बॉन्डिंग किसे बोला जाता है, यस और नो? यस सर। एक एटम के पास अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है और साइड वाले एटम के पास लोन पेयर है, तो बेटा लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसको बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। होता है बेटा, नेचुरली होता है। और एक एटम इनमें से सेकंड पीरियड, तो ए मेरे पास 2p से हो या बेटा बी मेरे पास 2p से हो, कोई भी मेरे पास सेकंड पीरियड से होना जरूरी है, क्योंकि ओवरलैप तभी अच्छा हो पाएगा। अदरवाइज बॉन्ड डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है मेरे पास, देखो छोटा बॉन्ड हो तो ये इसको पकड़ लेगा, अगर बॉन्ड डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो बेटा इसको नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए सेकंड पीरियड से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। सर ये तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा हुआ। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा होता है, लेकिन ये देखो ये 100% बॉन्ड नहीं होता, ये भी अगेन एक टाइप की इंटरेक्शन होती है, बैक बॉन्डिंग होता है। अभी इसके मैं बताऊंगा आपको बैक बॉन्डिंग के क्या क्या रीजन होते हैं। मान लो बेटा यहाँ पर तो मैंने ए के आपको क्या बताया कि एक यहाँ पर ए बेटा बी है, मान लो बेटा यहाँ पर एक दूसरा बी हो और एक तीसरा बी हो, इसके ऊपर भी लोन पेयर होगा, तो बेटा ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड बस रिजिड बन गया, अब यहाँ पर बॉन्ड बन गया, बेटा ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। अब बेटा क्या करते हैं, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात करें, क्लियर? जैसे आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक में, बेटा वैसे ही कुछ होता है, यहाँ पे ये देता है फिर बॉन्ड बन जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ये देता है फिर ये बॉन्ड बन जाता है। तो बेटा यहाँ पर पूरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता, 1.5 डबल बॉन्ड होता है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्लियर? ओके सर। हाँ, तो देखो बेटा ये होता है मेरे पास बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर। ठीक है, कैसा 2p बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, यानी बेटा सेंटर एटम भी 2p से है और साइड एटम भी 2p से है, तो ये मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल भी 2p वाली और फील्ड लोन पेयर ऑर्बिटल भी 2p वाली, तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, क्योंकि बेटा पास पास होंगे, ओवरलैपिंग अच्छी हो जाएगी। बेटा उसके बाद 2p 3d आता है, अगर मैं 2p 3p और 2p 3p और 2p 3d में क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ ना, तो 3d वाला 2p के साथ बेटर बैक बॉन्डिंग बनाता है बेटा। ठीक है, देन 2p 3p, देखो जनरली हमें इसको कंपेयर भी नहीं करना, 2p 2p बैक बॉन्डिंग होती है, 3p 3p बेटा बैक बॉन्डिंग होती नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि एक एटम का होना बेटा सेकंड पीरियड से जरूरी है। क्लियर, ये समझ में आया बेटा? क्योंकि यस बेटा इनमें एनर्जी कम होगी और साइज भी बेटा कंपेरेबल साइज होगा। और देखो बेटा बैक बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, कौन सी, सेंटर एटम टू साइड एटम बेटा, या फिर साइड एटम टू सेंटर एटम। क्लियर? या तो बेटा क्या करेगा, जैसे सेंटर देखो यहाँ पर तो बेटा मैंने क्या बताया कि ए के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और साइड एटम के पास लोन पेयर है, इसका अपोजिट भी तो हो सकता है कि सेंटर एटम के पास बेटा लोन पेयर हो और साइड एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, उस केस में बेटा इस तरीके से मेरे पास बॉन्ड बनेगा, तो सेंटर एटम टू साइड एटम भी हो सकता है और साइड एटम टू सेंटर एटम भी हो सकता है। क्लियर? यस सर। ठीक, चलिए लेट मी चेक, क्या मैंने यहाँ पर एक चीज कराई है। हाँ, चलिए पहले बेटा आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे जैसे बेटा मैंने देखो यहाँ पर मैंने BF3 लिखा, ठीक है, बोरॉन बेटा मैंने लिखा यहाँ पर, बोरॉन मैंने लिखा, बोरॉन कैसे होता है बेटा, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाता है बेटा मेरे पास, बोरॉन के कितना होता है बेटा, 1 5 होता फाइव है। होते हैं, 1। तो बेटा देखो ये मेरे पास क्या करेगा, यहाँ पर BF3 में इसका इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 3 1 2 3, तो मैंने 1 2 3 बनाया, F बनाया और F बनाया। बेटा इसका स्टेरिक नंबर 3 आया, तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी, sp 2 कितनी हो जाएगी, तो एक p ऑर्बिटल बेटा इसके ऊपर खाली पड़ा है ना, sp3 होनी चाहिए थी, एक p ऑर्बिटल बेटा बोरॉन के ऊपर खाली पड़ा है, यस और नो? यस सर। उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया ना, कैसे देखो, सर बोरॉन दोनों का बचे। 1s2 2s2 2p1, अरे नहीं बना ना, देखो 2s2 ये था और 2p ये था, 1 2 और 3, तो बेटा क्या करेगा, जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर एक्साइट हो जाता है, यस और नो? यस सर। ये p ऑर्बिटल एज इट इज रहेगा, और जब ये एक्साइट हो जाएगा तो 1 2 3, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, एक s का 2 p के, तो 1 2 3 बेटा तीन ऑर्बिटल एक s के साथ 2 p मिक्स हो गए, तो इसे sp2 बोलता हूँ बेटा, 3 यस sp2 सर। एक बेटा एज इट इज रहता है यहाँ पे ऑर्बिटल एम्प्टी। तो देखो बोरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, ये मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल रहा, एक f है इसके ऊपर लोन पेयर है, एक f है इसके ऊपर लोन पेयर है, एक f है इसके ऊपर लोन, तो बेटा ये लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में बॉन्ड देना चाहेंगे नहीं देना चाहेंगे, बैक बॉन्डिंग करेंगे नहीं करेंगे बेटा,
करेंगे सर। करते हैं बेटा बैक बॉन्डिंग। और बेटा ये BF3 के बीच अंदर है ना बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट। और देखो मैंने यहाँ पर फ्लोरीन रखा, अगर बेटा मैं सेम मॉलिक्यूल बनाऊं और यहाँ पर क्लोरीन रख दूं, बेटा फ्लोरीन 2p से है, ये भी 2p से है, ठीक है, तो 2p में बेटा बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, यस और नो? यस Yes, सर। sir. और क्लोरीन रख देता तो बेटा यहाँ पे 3p होता। तो बेटा यहाँ पर और कौन सी है बेटा, ये साइड एटम टू सेंट्रल एटम है, ये वाली जो बैक बॉन्डिंग है बेटा ये मेरे पास है साइड एटम टू सेंट्रल एटम बॉन्ड। यहाँ पर बेटा मेरे पास अगर 3p होता तो बैक बॉन्डिंग कौन सी होती, 3p टू 2p, उसकी एक्सटेंट बेटा कम होती। तो इसीलिए अगर BF3 BCl3 और BBr3 में बेटा मैं क्या करूंगा, बैक बॉन्डिंग को कंपेयर करूंगा ना, तो बेटा सबसे ज्यादा BF3 के अंदर मिलती है, देन BCl3, देन BBr3। सही समझ में आया बेटा बात? यस सर। Yes, sir. आपने लुईस एसिड कैरेक्टर पढ़ रखा है बेटा 10th क्लास में? Yes, sir. क्या होता है बेटा लुईस एसिड? जो इलेक्ट्रॉन पेयर Addiction. गेन करते हैं। हाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखो हाँ सर। अब बताओ बेटा BF3 के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ये एक्सेप्ट करता BF3 मॉलिक्यूल तो कहाँ करता, अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल में ही करता। Yes, sir. हाँ सर। अब बताओ बेटा इसकी कमी, एम्प्टी ऑर्बिटल बाहर से इलेक्ट्रॉन ले, उससे पहले ही इस फ्लोरीन ने इसको क्या दे दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या बेटा एक अच्छा लुईस एसिड के जैसे बिहेव करेगा ये? यस सर। अरे नहीं करेगा ना बेटा, नहीं सर। क्योंकि देखो लुईस एसिड क्या होता है बेटा, मान लो कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता, वो एक लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर देता। डोनेट तो तब करता ना बेटा अगर ये पहले एम्प्टी रहती। क्लियर? हाँ सर। बेटा किसी बाहर के डोनेट करने से पहले फ्लोरीन ने ही इसको पहले से डोनेट कर दिया, तो बेटा ये एक अच्छा लुईस एसिड नहीं है। क्लियर? यस सर। हाँ तो बेटा सेम क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे फ्रेम करूँ ना, सेम क्वेश्चन में बेटा फ्रेम करूँ ना कि लुईस एसिड कैरेक्टर, किसका लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा बेटा, लुईस एसिड BF कैरेक्टर। BBr3 का। हाँ BBr3 का बेटा सबसे ज्यादा हो जाता है, देन BCl3, देन BF3 बेटा। इसको बच्चे क्या करते हैं, अगर बेटा आपने बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है ना, बच्चे सोचते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्ट, कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा और बोरोन को सबसे ज्यादा गरीब बना देगा, तो बेटा ये सबसे अच्छा लुईस एसिड बन जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. लेकिन बेटा वैसे नहीं सोचना आपने, एक्चुअली में बैक बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो पूरा लुईस एसिड कैरेक्टर ही बदल दिया, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, यहाँ पर लुईस एसिड कैरेक्टर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बैक बॉन्डिंग को बेटा ध्यान रखना पड़ेगा ध्यान से। बैक बॉन्डिंग की वजह से ये बेटा इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर देगा और इसी वजह से बेटा अब यहाँ पर क्या होगा, इसका लुईस एसिड कैरेक्टर कम हो जाता है। हाँ जी? इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कनेक्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ तब है जब F माइनस बना, F के ऊपर पूरा एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं, यहाँ पर सिर्फ बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है। ओके सर। सर ये क्वेश्चन फिर से बता दो। कौन से वाला बेटा, लुईस एसिड वाला? यस सर। बेटा लुईस एसिड क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई एक ए बेटा लोन पेयर है और कोई बाहर से बी आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो बेटा ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल होने चाहिए ना, उसी को तो लुईस एसिड कैरेक्टर बोलता हूं मैं। यस यस सर। और नो? तो बेटा किसी बाहर के इलेक्ट्रॉन देने से पहले इसने अपने आप, इसके मॉलिक्यूल ने बेटा यहाँ पर अपने आप इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर लिया, तो बेटा बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं Yes. लेगा तो अच्छा लुईस एसिड है ही नहीं बेटा फिर तो ये। क्लियर? यस सर। हाँ तो बेटा बस याद रखना कि जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती है उतना ही घटिया लुईस होते हैं, उतना ही बैड लुईस एसिड कैरेक्टर होता है। बस सिंपल सी बात याद रखो। ये किसके लिए बताया बेटा मैंने, साइड एटम टू सेंट्रल एटम। देखो क्लियर? चलिए यस यस सर। सर। आगे आगे देखो, आपको एक चीज बताता हूँ। NH3 कैसे होता है बेटा, मेरे पास आपने नाइट्रोजन लिया, इसमें लिखा आपने 1 2 3 4 5। देखो बेटा जैसे हमने अभी पहले देख सीखा था ना कि नाइट्रोजन NH3 NCl3, वैसे बेटा CH3, एक CH3 बेटा इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, एक बॉन्ड बनाना रहता है ना इसका बीच का, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। इसके साथ एक CH3 बना, एक यहाँ पर CH3 बना और एक यहाँ पर क्या बना, H3C बना। तो एक नंबर कितना है बेटा यहाँ पर 1 2 3 4, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा बेटा ये। यस सर। आप बेटा अगर मैं सिलिकॉन बनाऊं, यहाँ पर कार्बन की जगह मैंने सिलिकॉन रख दिया, आप क्या बोलोगे, आप तो इसको भी टेट्राहेड्रल बोल दोगे। क्लियर? यस और नो? हाँ सर। हाँ। हाँ लेकिन बेटा देखो अगेन मैं आपको बात बताता हूँ बेटा, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है लेकिन कार्बन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर? यस सर। क्या सिलिकॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है बेटा? थर्ड पीरियड से है,
इसके बाद तो डी सब शेल पूरी की पूरी खाली पड़ जाती है बेटा थर्ड पीरियड के पास। हाँ सर। हाँ, तो बेटा देखो बेटा यहाँ पर मेरे पास ये जो लोन पेयर है ना, जो यहाँ पर बेटा लोन पेयर कहीं डोनेट नहीं हो रहा था, वो सिलिकॉन के साथ बेटा क्या करता है, डोनेशन शो कर देता है। ठीक है, कैसे, मतलब बेटा यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन बनाया, एक लोन पेयर बनाया, ठीक है, यहाँ बेटा एक सिलिकॉन था, H3 था, इसके ऊपर बेटा यहाँ पर लोन पेयर एम्प्टी पड़ी, यहाँ पर बेटा सिलिकॉन था और बेटा इसके ऊपर यहाँ पर एक लोन पेयर एम्प्टी पड़ी, ठीक है, यहाँ पर H3 बनेगा। अगेन बेटा यहाँ पर भी एक सिलिकॉन था, यहाँ पर लोन पेयर एम्प्टी पड़ा, यहाँ पर H3 था। अब बताओ बेटा ये लोन पेयर था मेरे पास, ये बेटा इसके साथ डोनेशन में चला गया, तो बेटा इसका स्टेक नंबर कितना रह गया बताओ। पहले स्टेक नंबर इस लोन पेयर को मैं स्टेक नंबर में काउंट करता था, अब जब ये लोन पेयर बचा ही नहीं तो क्या इसको स्टेक नंबर में काउंट करूंगा बेटा मैं? नो सर। तो बेटा अब इसका स्टेक नंबर कितना बचा, 1 2 3? 3। यस सर। बिल्कुल बेटा, तो इसका स्टेक नंबर चेंज हो गया, तो बेटा अब ये मेरे पास देखो कैसे बनेगा, ये मेरे पास सिलिकॉन, ये मेरे पास सिलिकॉन, ट्राइगोनल प्लेन। ये मेरे हाँ ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा बेटा, इसका एंगल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, और बेटा ये देखो ये तीनों जगह प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड मतलब ये कभी यहाँ दे रहा है, कभी यहाँ दे रहा है, कभी यहाँ दे रहा है, एग्जैक्ट मेरे पास ट्राइगोनल प्लेनर नहीं बनता, क्योंकि बेटा पूरा का पूरा डबल बॉन्ड नहीं बनता। ये लोन पेयर कभी इसके अंदर, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर डोनेशन, कभी इसके एम्प्टी ऑर्बिटल, कभी इसके अंदर, तो पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, हाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, लेकिन बेटा इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो जाएगी बेटा। इसको बोलूंगा अभी भी क्या, मैं sp2 ही बोलूंगा, sp3 से बेटा मेरा किसके अंदर चेंज हो गया, sp2 के अंदर चेंज हो गया, और बेटा बॉन्ड एंगल भी चेंज हो गया, समझ में आई? यस सर। कब चेंज हुआ, कब चेंज हुआ, एक बात ध्यान रख लेना बेटा, जब मेरे पास सेंट्रल एटम टू साइड एटम क्या होता है, जब सेंट्रल एटम टू साइड एटम बेटा मेरे पास बैक बॉन्डिंग होते हैं, यानी हमेशा याद रखना कि जब सेंटर एटम के पास बेटा लोन पेयर है ना, और उसने किसी साइड वाली एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट कर दिया, वो थर्ड पीरियड तक डोनेट कर सकता है बेटा, मतलब सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, उसमें डोनेट हो जाते हैं, उससे नीचे वाले में नहीं इतना होता, बोरोन में, ब्रोमियम में नहीं होता, क्लोरीन में भी हो जाता है बेटा कहीं, क्योंकि क्लोरीन क्या है बेटा, वो भी थर्ड पीरियड से, उसके अंदर 3d ऑर्बिटल एम्प्टी रहती है। जैसे बेटा सेंट्रल एटम टू साइड एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, तो लोन पेयर तो बेटा मेरा स्टेक नंबर से हट गया, उस केस में स्टेक नंबर चेंज, तो बेटा मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज और उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है, और कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता कि NCH3 का स्ट्रक्चर क्या है, आपने वेस्पर थ्योरी से बनाया टेट्राहेड्रल, और कुछ बच्चे इसको वेस्पर थ्योरी से बोल देते हैं टेट्राहेड्रल, लेकिन वो बैक बॉन्डिंग को इंक्लूड करना भूल जाते हैं कि सिलिकॉन वाले केस के अंदर तो सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग, तो बेटा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाती है और इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। क्लियर आया समझ में? यस सर। हाँ, इसको याद रख लेना। तो देखो बेटा, मैं देखो अगेन, ये बेटा जो मेरे पास बोरोन है, ये मेरे पास बोरोन है, बोरोन बेटा आप बताओ मेरे पास, बोरोन के अंदर एक पी ऑर्बिटल एम्प्टी रहती है, यस और नो? यस सर। बेटा बोरोन को मैंने अभी बताया था कि मेरे पास बोरोन होता है, उसके ऊपर बेटा यहाँ पर पी ऑर्बिटल एक एम्प्टी रह रहती है, तो बॉन्ड बनाता है मेरे पास, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए था, ठीक है, एक हाइड्रोजन बना लेते हैं आप यहाँ पर। तो बेटा इसके पास अभी भी एक पी ऑर्बिटल एम्प्टी रहती है, बेटा उस पी ऑर्बिटल में मेरे पास कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बेटा अगर मैं देखो यहाँ पर मैं कार्बोकेटाइन लिख देता, आपने कार्बोकेटाइन पढ़ा है बेटा? यस सर। तो बेटा ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो मेरे पास डबल बॉन्ड है, कार्बोटाइन में क्या करता है, इसको स्टेबलाइज करता है बेटा, डोनेशन करके इलेक्ट्रॉन की, यस और नो? तो बेटा ये जो बोरोन होता है ना, ये बेटा कार्बोकेटाइन के जैसा बिहेव कर सकता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहती है और यहाँ पर भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहती है, इसी वजह से कार्बन प्लस बोरोन के बेटा कई केसेस में इक्विवेलेंट हो जाता है, इक्विवेलेंट तो नहीं होता, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, सिंपल सी बात। क्लियर? चलिए आगे चलते ये वाला दोबारा बता दो। बेटा, कार्बन प्लस के अंदर मैंने कार्बन प्लस बनाया, कितने बेटा इसके ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। हाँ सर। वैसे बेटा बोरोन के ऊपर भी कितने एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। यस सर। तो मैं बोल नहीं सकता कि बेटा कार्बन प्लस मेरा बोरोन के इक्विवेलेंट होता है, कुछ केसेस में ऐसा नहीं है कि कार्बन आपकी बॉडी में कार्बन को रिप्लेस कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन की डोनेशन है बेटा, अगर यहाँ पर कार्बन होता तो वो भी इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होता, ये भी करता है। एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रखे आपने बेटा? हाँ सर। तो बेटा ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बन प्लस होता, कार्बन प्लस होता क्या बनता, sp2 sp2 sp2, और बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में कंजुगेशन पे है, तो बेटा यहाँ पर भी तो कंजुगेशन पे होगा बोरोन के साथ भी, यस और नो? क्योंकि इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, बोरोन के पास। बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, सर है। तो फिर है तो बेटा ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम नहीं जाएगा,
घूमेगा सर। तो बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनेगा, हाँ सर। बस एरोमेटिक बन जाएगा। इसके बस यही तो मैंने बताया था। ओके सर। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, जो बैक बॉन्डिंग मैंने आपको बताया ना, सारी बातें यहाँ पर लिखी। देखो एक तो सेंट्रल एटम टू साइड एटम और साइड एटम टू सेंट्रल एटम, दोनों केसेस में बेटा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा भाई। पहले एक सिंगल बॉन्ड था, अब एक एम्प्टी ऑर्बिटल में साइड वाले लोन पेयर को डोनेशन किया तो बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर साइज लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, सेंट्रल एटम टू साइड एटम शेप चेंज हो जाएगी। अभी मैंने बताया था बेटा नाइट्रोजन और सिलिकॉन वाला केस बेटा, यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे पास, बैक बॉन्डिंग होगी तो बेटा यहाँ पर शेप चेंज हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी और बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होता है बेटा मेरे पास, बॉन्ड लेंथ चेंज, शेप में कोई चेंज नहीं आता बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता। हाँ यहाँ पर ही बेटा थोड़ा सा बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन मान के चलो मेरे पास, मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया था, कौन से वाला, हाँ BCl3 वाला। ठीक है, देखो इस केस में तो खैर यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, कुछ केसेस में हो जाता है। ठीक है, आपको आगे एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल चेंज और मे नॉट चेंज, यहाँ पर बेटा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। खैर बॉन्ड एंगल वाला इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है भी नहीं, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा हाइब्रिडाइजेशन और शेप वाला पार्ट। क्लियर? यस और नो? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, और बेटा जितनी मैंने आपको ये सारी कहानी बताई है ना, याद रखना है सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बताई है बेटा। ये बात आप सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पर अप्लाई करेंगे, ये वाला बात आप आयनिक बॉन्ड पे अप्लाई मत कर देना। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा एक एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखो सब कुछ आपने ये कुछ एग्जांपल कर लेना, आपको सब समझ में अपने आप आ जाएगा। बताओ बेटा कहां पर बैक बॉन्डिंग होगी नहीं होगी? बेटा बोरोन कहां पर है, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। क्लोरीन यस। बेटा थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। तो बेटा यहाँ पर बताओ क्लोरीन बोरोन की एम्प्टी ऑर्बिटल में, पी वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं करेगा? कर देगा। तो बेटा साइड एटम सेंटर एटम बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो एल्यूमिनियम बेटा AlCl3, AlCl3 बेटा सेंटर एटम किसे, 3p से, ये किसे बेटा 3p से। मैंने बताया था एक का 2p होना बहुत जरूरी है। तो क्या पर बैक बॉन्डिंग होगी बेटा? नहीं होगी। यस सर। आप सोचोगे कि AlF3 के अंदर ही बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन ये एग्जांपल याद रख लेना बेटा, AlF3 तो आयनिक होता है, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होती, आयनिक बैक बॉन्डिंग बेटा नहीं होती। क्लियर? यस सर। चलिए अगेन, मैंने BBr3 लिया बेटा, बोरोन 2p से, ब्रोमीन 4p से, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं बेटा, क्योंकि 3p तक तो बैक बॉन्डिंग करता है, 4p तक नहीं करता। NaCl आयनिक हो जाता है। CF4 देखो, कार्बन 2p से, फ्लोरीन भी 2p से, लेकिन बेटा किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बेटा यहाँ भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। यस और नो? यस सर। देखो CCl3 माइनस, बेटा यहाँ पर क्या होता है, कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहता है, तो बेटा कार्बन 2p में, क्लोरीन बेटा 3d, 2p से 3d बैक बॉन्डिंग हो जाती है, 3 वाले में होती है बेटा, और यहाँ पर बेटा कार्बन से क्लोरीन में होगी, यानी सेंट्रल एटम टू साइड एटम होती है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल क्लोरीन के पास है बेटा, कार्बन के पास थोड़ी है। क्लियर? यस सर। ऐसे CCl4 के अंदर बेटा ये 2p से 3p पे हो जाता है, लेकिन बेटा यहाँ पर बैक बॉन्डिंग देखो, कार्बन तो क्लोरीन के एम्प्टी ऑर्बिटल में नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, और क्लोरीन कार्बन की एंटी बॉन्डिंग, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है बेटा, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ पे 2p 3p तो है लेकिन कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, इसलिए बेटा यहाँ पर भी नो बैक बॉन्ड। क्लियर? यस सर। हाँ देखो CF3+ यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा, इसके पास एक p ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाती है, तो फ्लोरीन 2p और कार्बन भी 2p, फ्लोरीन क्या करता है बेटा, यानी साइड एटम सेंट्रल एटम की तरफ क्या कर देता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, यहाँ पर ही बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। OCl2 ऑक्सीजन बेटा 2p, क्लोरीन 3d, सेंटर एटम ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्लोरीन की 3d में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो सेंटर एटम टू साइड एटम बेटा बैक बॉन्डिंग हो जाती है। OF2 में नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन फ्लोरीन के पास बेटा क्या है, फ्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो यहाँ पर नो बैक बॉन्ड। सिमिलरली बेटा CF3 में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन फ्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, नो बैक। क्लियर? CF3 वाले में कैसे हो जाएगी बैक बॉन्डिंग? CF3+ वाले में यस सर।
कार्बन के पास बेटा प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो बेटा मेरे पास क्या होगा, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगी। ओके ओके सर, मुझे लगा फ्लोरीन पे प्लस चार्ज है। नहीं 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 बेटा, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज है तो मतलब सेंटर एटम के ऊपर प्लस चार्ज होता है। ओके सर। पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज है तो बेटा सेंटर एटम के ऊपर प्लस चार्ज होता है हमेशा, ठीक है। ऐसे CH3 माइनस, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं बेटा। PCl3, ये भी 3p से, ये भी 3p से, नो बैक बॉन्ड। CH3 प्लस, नो बैक बॉन्ड। OCH32, नो बैक बॉन्डिंग। NH3, नो बैक बॉन्डिंग। OSiH3 ट्वाइस, जैसे बेटा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, सिलिकॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग। H2 में नो बैक बॉन्डिंग। और ये बेटा मैंने आपको बता ही दिया कि नाइट्रोजन और सिलिकॉन के साथ बेटा सेंट्रल एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग। ये सारे एग्जांपल आप कर लीजिए बेटा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आने ही नहीं वाला आपके पास। क्लियर? यस सर। चलिए बेटा, बस देखो ये सेम मैंने आपको बताया कि इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होता है। इसको बेटा नेक्स्ट क्लास में चलो कवर करते हैं कि क्या क्या मेरे पास बैक बॉन्डिंग के इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी बेटा आप यहाँ तक कीजिए आज, बाकी फिर हम कल की क्लास में। एक्सक्यूज मी सर, जी सर एक क्वेश्चन था पीरियोडिसिटी से कि सर एफ ब्लॉक का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? एफ ब्लॉक का बेटा फर्स्ट मेंबर हो जाता है मेरे पास सीरियम हो जाता है बेटा। ओके, लैंथेनम नहीं होगा? नहीं बेटा, लैंथेनम कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, वो लैंथेनम तो मेन पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है ना बेटा। लैंथेनम, लैंथेनम से स्टार्ट होते हैं एफ ब्लॉक, इसलिए उसे लैंथेनोइड बोल दिया जाता है। सर तो उसके बाद से होता है एफ ब्लॉक? हाँ उसको बाद से होता है ना बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट। आप लैंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, उसमें एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं आता, 0 इलेक्ट्रॉन आता है उसमें। ओके सर। सीरियम होता है फर्स्ट, ठीक है, सीरियम को माना जाता है बेटा फर्स्ट। सर और ओके। एक मतलब बेटा बाकी ग्रुप में मैसेज कर देना मेरे को, कोई डाउट है तो, ओके सर, ठीक है, मैसेज कर देना, मैसेज में रिप्लाई कर, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू आज की सर, क्लास यहीं तक, बाकी हम कल करते हैं। ओके बेटा, टेक थैंक यू केयर। सर। मेरे साथ भेज देना। सर स्क्रीनशॉट भेज देना।